Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 11 नवंबर 2024 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है डेली बेसिस पे वापस से हमने 2 वीडियो स्टार्ट कर रखे हैं। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि कल ये इंडियन एक्सप्रेस वाला वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो पाया, क्योंकि कल संडे था, संडे में ये वाला वीडियो नहीं आता है। आपको पता होगा अगर आप पुराने समय से इन वीडियोस के साथ में जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि हमने शुरुआती इस वीडियो की सैटरडे से की थी, तो नेक्स्ट डे संडे हो गया, नाउ आज वापस से मंडे हो गया है, तो वापस ट्रैक पे आ चुके हैं हम सभी लोग। तो डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5:30 बजे आपको ये वीडियो मिला करेगा। आप रेडी रहा करो इन वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% हेल्प करने वाले हैं। इस तरीके से आर्टिकल्स का डिस्कशन होता है और इस सेशन को देखने के बाद थोड़ी देर बाद आपका द हिंदू का वीडियो आ जाएगा, उसको भी देख सकते हैं। दोनों वीडियो उसके करंट अफेयर्स आपके करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं बाकी सभी लोगों के एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो शेड्यूल सेट कर लेना कि हाँ मैं मॉर्निंग पर्सन बनने वाला हूं। डेली बेसिस पर सुबह उठूंगा, शाम तक अपनी पढ़ाई खत्म करके जल्दी सोकर फिर जल्दी उठूंगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में जैसे डेली ही होता है, तो इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, जैसे आपका इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, इन सभी को बहुत ही ज्यादा सटीक तरीके से एनालाइज करेंगे। डिटेल से नहीं, एकदम ऐसा एनालिसिस आपको मिलने वाला है हर एक आर्टिकल का कि एग्जाम में अगर यहां से कोई क्वेश्चन आया तो ये बन सकता है आपसे, बस इस तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और मेक श्योर करना लेक्चर को अंत तक देखो, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप सभी लोगों के लिए एक टेस्ट रखा गया है। उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा कि हाँ मैंने कितना कुछ लेक्चर से सीखा है। तो जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, पता चलेगा कि हाँ कितने लोग रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए पता ही आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहां से आप सभी टेलीग्राम्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल नंबर 1 से। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक के बारे में। रिसेंटली हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में भी ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, हमने वहां पे डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन अभी जरूर से इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, हमारे पास में न्यूज क्या है, खबर क्या है, जरा ये जानिए। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये हमारा न्यूज है, क्योंकि ये भी तो जानना चाहिए ना कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हुआ एक्चुअली में ये हाल ही में बेंगलुरु के अंदर में पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक को इनॉग्रेट किया गया था। और ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस चेंज पर, ये जो स्पेशली संस्थान है यहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये जो पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है ये आखिरकार क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है पॉपुलेशन क्लॉक। क्लॉक क्या कहता है? हमें समय बताता है। जो आपका नॉर्मल क्लॉक क्या है? टाइम बता रहा है। और ये पॉपुलेशन क्लॉक है, तो पॉपुलेशन के बारे में आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करेगा कि भाई हर कितने मिनट में जो जनसंख्या है वो कितनी भारत में हो रही है, इसका अपडेट देता रहेगा। समझ गए? तो बेसिकली यहां पर क्या होने वाला है, एक रियल टाइम एस्टिमेट होगा ये। और ये रियल टाइम एस्टिमेट में हमें कर्नाटका की पॉपुलेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ भारत की पॉपुलेशन के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी, रियल टाइम डेटा। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो क्वेश्चन बन सकता है ये प्रोजेक्ट किसके अंडर में चलाया जा रहा है? तो इस प्रोजेक्ट की दोस्तों जो शुरुआत है वो आईसीईसी नाम की बॉडी की साइट से की गई, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। लेकिन इसके साथ साथ एक मंत्रालय है जिसका फायदा यहां पे मिला है इस बॉडी को, वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है सर ये क्लॉक काम कैसे करेगा? देखिए, ये क्लॉक ना लगातार जितने भी फिगर्स हैं पॉपुलेशन को लेकर उसको अपडेट करता चलेगा। जैसे कर्नाटका राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो वहां की जो आबादी है उस आबादी को हर 1:10 1:10 नहीं कह सकते, 1 मिनट 10 सेकंड, सॉरी 1:10 मैंने बोल दिया, 1 मिनट 10 सेकंड, हर 1 मिनट 10 सेकंड में वहां राज्य की जितनी भी जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसको अपडेट करता चलेगा। और हमारे देश की पॉपुलेशन को कैसे अपडेट करेगा? हर 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में हमारे देश की पॉपुलेशन अपडेट होती चली जाएगी कि हाँ इतनी आबादी हो चुकी है। तो कहने का मतलब है ऐसा जो ये पूरा प्रोसेस तैयार किया गया है, इसका मेन पर्पज है कि पॉपुलेशन को लेकर एक इंपॉर्टेंट अवेयरनेस फैलाना, लोगों में जागरूकता फैलाना और एक एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करवाना, क्योंकि डेटा भी प्रोवाइड करवाना जरूरी है।
अगर हमारे पास में पॉपुलेशन का प्रॉपर डेटा होगा तो इससे हम अच्छी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, और इसी के लिए ये काम चल रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मंत्रालय है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो इसी प्रकार की बिल्कुल सिमिलर जो क्लॉक्स हैं, इनको जगह जगह पर हमारे भारत में 18 पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स में लगवा रहे हैं। ये पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर्स हैं, ध्यान रखिए, जो पॉपुलेशन के ऊपर में रिसर्च करने का काम करते हैं। तो यहां पर भी क्लॉक को इंस्टॉल किया जाएगा। इस क्लॉक में एक सैटेलाइट कनेक्शन ऐड किया जाएगा, जिससे बिल्कुल सटीक तरीके से हर चीज का जो अपडेट है वो हमको मिलता रहेगा। खुद से यहां पर यह काम करने वाला है, ध्यान में रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो सब इसी सिस्टम में लगाने वाले हैं। फिर क्वेश्चन यह है कि सर इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, क्या जरूरत पड़ गई हमें इस क्लॉक की। तो ये क्लॉक हमारी पॉपुलेशन का ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है और कैसे कैसे मिनटों में ये ट्रेंड अपडेट हो रहा है, इसके बारे में ये जानकारी देगा, हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जितना भी डेटा पे हम रिसर्च करते हैं और जो भी पॉपुलेशन को लेकर डेटा होता है, उसके हिसाब से हम अपने देश के लिए पॉलिसी बना सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और भी कई सारे प्रकार के जो बेनिफिट्स है वो इन सभी लोगों को प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं। सिंपल हो गया, बस इतना सा ध्यान रखना। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कहां पर दोस्तों ये जो पहला डिजिटल क्लॉक है इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस सबसे ज्यादा बनते हुए नजर आते हैं जो अभी जस्ट पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है, पहला जो पॉपुलेशन क्लॉक है इसका उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ है। अब धीरे धीरे करके जगह जगह पे दूसरे पॉपुलेशन सेंटर्स में भी इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। अगले न्यूज में दोस्तों बात हो रही है ब्लैक फुटेड फेरेट के बारे में। ये वो पर्टिकुलर एनिमल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब एनिमल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब ये आपका टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस सेक्शन में इसको ऐड कर दीजिएगा। जब ये एनिमल की बात होती है तो ज्यादातर अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं तो आईयूसीएन वगैरह के बारे में जो चीजें हैं वो पूछ ली जाती हैं। अभी बताऊंगा, डोंट वरी। तो रिसेंटली यहां पर इसी ब्लैक फेरेट को लेकर जो न्यूज है वो एक पब्लिश होती है कि अभी के समय पर हुआ एक्चुअली में ये कि एक ब्लैक फुटेड फेरेट ने एक नेशनल जू है, कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहां पे 2 हेल्दी बच्चों को जन्म दिया है, जिस वजह से ये खबरें कवर की जा रही हैं। तो ये जो ब्लैक फुट फेरेट है इसको लेकर सवाल बनेंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर एनिमल है ये वीजल फैमिली से बिलोंग करता है। ध्यान रखिए, ये इकलौता एक ऐसा फेरेट है जो कि नॉर्थ अमेरिका को बिलोंग करता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका को बिलोंग करता है। नॉर्थ अमेरिका की एक नेटिव स्पीशी है। एक मैप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको एग्जैक्टली देखने को मिल जाता है। यह है यूएसए और इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाता है कनाडा। तो कनाडा के सदर्न पोर्शन से दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहां से यूएसए से होता हुआ सीधा मैक्सिको तक इस प्रकार के जो ब्लैक फेरेट्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक क्यूरियस मैमल है ये, ज्यादातर चीजों को जानने का बहुत ही ज्यादा इच्छुक होता है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा कि हमारे नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर रीजन्स में ये पाया जाता है, स्पेशली कनाडा के सदर्न रीजन से। कनाडा का ये हो गया सदर्न पोर्शन, इस सदर्न पोर्शन से सीधा मैक्सिको के नदर्न पोर्शन तक इस पूरे पर्टिकुलर बीच वाले रीजन में ये ब्लैक फेरेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये ना बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे करके रह सकते हैं, या फिर कोई दूसरे एनिमल ने कहीं पर गड्ढा कर दिया है। स्पेशली जो कह सकते हैं प्रेरी डॉग्स होते हैं, ये वाले जो डॉग्स होते हैं ये भी इसी तरीके के एनिमल होते हैं। अब डॉग से ये मत समझ लेना बिल्कुल रियलिटी में डॉग होगा। प्रेरी डॉग्स ऐसे दिखाई पड़ते हैं। ये क्या करते हैं, जमीन में गड्ढा करते हैं, कई बार गड्ढा छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे गड्ढे जो खाली पड़े रहते हैं उसमें भी यहाँ पे रह जाते हैं ये फेरेट, ध्यान में रखिएगा। उसी को अपना जगह बना लेते हैं, उसी में यहाँ पे वो रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली, वहीं का एक नेटिव स्पीशी है। एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये फेरेट्स नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब ऑलमोस्ट रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, इनका एक्टिवनेस रात में होता है, दिन भर में यहाँ पर ये लेजी रहते हैं। ठीक है, रात में ज्यादा वर्क करते हैं। उसके अलावा जब बात होती है फेरेट्स की तो इनकी जो एक्टिविटी लेवल है वो गर्मियों में ज्यादा रहती है और विंटर्स में इनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। और ये स्पीशी कार्निवोर स्पीशी है। कार्निवोर मतलब दूसरे एनिमल्स को खाने का काम करते हैं, स्पेशली जो प्रायरी डॉग्स होते हैं इनको ही ये खाते हैं। ठीक है, आप प्रायरी डॉग्स के अलावा कई बार चूहे हो जाते हैं या गिलहरी है, ग्राउंड स्क्वेरल्स है, उनको भी खा जाते हैं ये। जब बात करते हैं प्रायरी डॉग्स के तो इस तरीके का ये प्रायरी डॉग्स दोस्तों दिखाई पड़ता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कंजर्वेशन स्टेटस। यहीं से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, और ये कैसे ध्यान में रखना है। देखिए, आईयूसीएन के अंदर में इस ब्लैक फेरेट को एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है,
और ये ब्लैक फुट फेरेट है क्योंकि इसके जो पैर हैं वो इस तरीके से ब्लैक कलर के दिखाई पड़ते हैं, इस वजह से ब्लैक फुट फेरेट इसको बोल दिया जाता है। एंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब है ये काफ़ी ज़्यादा खतरे में स्पीशी आपको देखने को मिल जाती है। साइट्स में इसको अपेंडिक्स 1 में कवर किया गया है। अब अपेंडिक्स 1 में कवर करने का मेन पर्पज़ है कि भाई इसका आप इंटरनेशनल व्यापार नहीं कर सकते, उस पर कई सारे प्रकार के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसी ब्लैक फेरेट को दोस्तों कई सारे प्रकार के थ्रेट्स भी हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन जो दी जा रही है इसके पीछे का कारण क्या है? कारण तो यही है ना कि ये खतरे में है प्रजाति। तो खतरे में कैसे है? ये जहाँ पे नेचुरली पाई जाती है उसका लगातार कह सकते हैं लॉस हो रहा है, यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट है वो खत्म होता चले जा रहा है। पेड़ पौधे कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से इस स्पीशी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। फिर कई बार अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, वो यहाँ पे समझाया गया। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन ब्लैक फेरेट्स के बारे में ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर, ये वाली खबर भी दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, सुपर इंपॉर्टेंट। एक टर्म है जिसको बोलते हैं एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग। ये फार्मिंग एक नए तरीके की फार्मिंग है। वैसे इसके बारे में मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में कई बार एडिटोरियल में जो राइटर है वो सजेशन देते हैं वहां पे डिस्कस किया हुआ है। आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आखिरकार ये वाला फार्मिंग का तरीका क्या होता है। जैसे एक तीर से दो निशाने हो सकते हैं, या यहीं पर आप कह सकते हैं जहां पे आप खेती कर रहे हैं उसी जमीन की जो एफिशिएंसी है, उसी जमीन की जो एफिशिएंसी लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, यानी उस जमीन की क्षमता को बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि सर ये टर्म न्यूज़ में कैसे आ गया? तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 7वां सेशन है इसका समापन किया गया न्यू दिल्ली के अंदर में, और यहाँ पे बहुत सारे विजिट भी हुई और इसी एग्रोवोल्टेक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। इसका शोकेस दिखाया गया, डेमो दिखाया गया। इस वजह से यहाँ पर यह पर्टिकुलर जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। तो इसी के आधार पर हम बात करने वाले हैं आज कि ये एग्रोवोल्टेक फार्मिंग सर होती क्या है। ध्यान रखिए, ये एक ऐसी फार्मिंग है जहां पे हम एक खेत लेने वाले हैं और उस खेत पे नीचे तो होगी खेती, जैसे आप यहां पर देख पाओगे नीचे तो हो रही है सिंपल खेती, लेकिन यहीं पर खेत में इस तरीके के पोल लगा रखे हैं, दिख रहा है आपको, और इस पोल पे पूरी तरीके से यहां पर एक मजबूत सा जाल बना रखा है और उस जाल पे सोलर पैनल्स टांग रखे हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, जगह जगह पर सोलर पैनल टंगे हुए हैं। तो अब इस खेत को चलाने के लिए जिस भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी या और भी कई सारे पावर्स की जनरेशन की जरूरत पड़ती है, तो वो सब सोलर पैनल से होता रहेगा। तो फार्मर्स नीचे खेती कर सकते हैं, ऊपर सोलर पैनल से सोलर एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो एक ही जमीन पे ये सभी काम हो रहे हैं। इससे क्या हुआ, उस लैंड का एफिशिएंसी लेवल बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया, क्षमता बढ़ गई इसकी। अब यहीं से जो ये सोलर पावर जनरेट करेंगे उससे अपना पंप चला सकते हैं, इरिगेशन में उनको हेल्प कर सकता है। जो एक्स्ट्रा बिजली बचेगी उसको ये वो वापस से बेच सकते हैं डिस्कॉम में, उससे अर्निंग हो सकती है। तो एक अर्निंग का जो कह सकते हैं सोर्स है वो इंक्रीज हो सकता है इनका। तो समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट क्या है। एग्रोवोल्टेक फार्मिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे हम सोलर पैनल के नीचे ही अपनी फसलों को उगा रहे होते हैं। इन पैनल को क्या किया जाता है, जमीन से लगभग 2 से 3 मीटर की ऊंचाई पे टांग दिया जाता है। इस तरीके का लोहे का फ्रेम बना के वो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और 30 डिग्री में इसको टिल्ट करके रखा जाता है और इसमें रोटेशन का प्रोसेस भी होता है, क्योंकि अगर ऐसे ही रहेगा तो नीचे तो बिल्कुल धूप नहीं मिलेगी। अगर नीचे बिल्कुल इन फसलों को धूप नहीं मिली तो वो भी अच्छा नहीं है ना। तो इसको टिल्ट कर सकते हैं, इधर उधर फोल्डेबल कर सकते हैं, हल्का सा घुमा सकते हैं, जिससे यहाँ पे सही तरीके से जो सनलाइट है वो हमारे क्रॉप्स को भी मिलते रहे। तो ये जो फार्मिंग है दोस्तों, इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है लैंड के यूज को अच्छे से बढ़ा देना, जिसमें हम एग्रीकल्चर के लिए भी उस जमीन का यूज करने वाले हैं और सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए भी उसका यूज करने वाले हैं। कई बार इसी प्रोसेस को हम एग्री सोलर का नाम दे देते हैं, डुअल यूज सोलर का नाम दे देते हैं, या लो इम्पैक्ट सोलर का नाम दे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो सोलर पैनल्स हैं कई बार इनको हम लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रख देते हैं, कई बार सस्पेंड कर देते हैं, कई बार टांग देते हैं साइड से, ताकि जो प्लांट्स है वो भी अच्छे से उगते रहें। ज़्यादा लंबे प्लांट्स लगाने हैं जो ऊपर की साइड ग्रो करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे दूसरा प्रोसेस अपनाया जाता है। यही हमारा एग्रोवोल्टेक सिस्टम है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हम पोल का इस्तेमाल करेंगे, फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे, ताकि सोलर पैनल्स को अच्छे से उस पर रख दिया जाए। नीचे अपने पेड़ उगते रहें, ऊपर सोलर एनर्जी जनरेट होती रहे। तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? लैंड यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अगेन वही सेम पॉइंट आ गया। और भी कई सारे प्रकार के एडवांटेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे इस वाले फोटो में आपको दिखाई पड़ेगा कि भाई यहीं पे आप क्या करोगे, अपनी फसलें लगा सकते हैं और यहीं पर कोल्ड रूम में आपको मिल जाएगा। वहीं पे फूड प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, जो एनर्जी जनरेट होगी।
है ना। आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि अब आप वो बिजली इस्तेमाल कर रहे होंगे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो स्पेशली सन की लाइट से जनरेट हुई है, ना कि कोयला जलाकर जनरेट हुई है। इतना ही नहीं, आप अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब गर्मी बढ़ने की वजह से सर जो हमारी ये फसलें हैं, क्रॉप्स, सनलाइट इन्हें चाहिए होती है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में चाहिए होती है। उससे ज़्यादा अगर हो जाएगी तो उसमें पानी का सूख जाएगा, वाटर का शॉर्टेज हो जाएगा, और वाटर के शॉर्टेज की वजह से जो फसलें हैं वो भी खराब हो जाएंगी। तो एक तरीके से सोलर पैनल थोड़ा सा छांव देके हमारे क्रॉप को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे यहाँ पे हमारा क्रॉप का प्रोडक्शन भी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। फिर सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बिजली की जरूरत पड़ती है, तो बिजली वो यहाँ से आ जाएगी, है ना। अच्छा पानी मिल सकेगा, एनिमल्स के लिए वाटर प्रोवाइड करवा सकेंगे। ये सभी बेनिफिट्स यहाँ पे हो जाएंगे इस एग्रोवोल्टेइक सिस्टम से। आई होप आपको हर एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप आराम से उसको हैंडल कर पाएंगे। चलिए अगले खबर पर आते हैं। यहाँ पे बात हो रही है कैरीकॉम के बारे में। एक इंपॉर्टेंट बॉडी न्यूज में है, इस वाले आर्टिकल पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये आप पीछे देख पा रहे हो, एक हेडक्वार्टर दिख रहा है, ये कैरिबियन कम्युनिटी सेक्रेटरी का हेडक्वार्टर है गुयाना के अंदर में। अभी समझाऊंगा मैं, डोंट वरी। सबसे पहले ये जान लेते हैं हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि क्यों कवर किया जा रहा है। रीजन यहां पर यह है, हाल ही में भारत और कैरिकॉम बेसिकली एक पूरा ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, कैरिबियन नेशंस का। तो दोस्तों इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, यानी एक तरफ भारत था, एक तरफ ये पर्टिकुलर ग्रुप, इनके बीच में सेकंड जॉइंट कमीशन की मीटिंग होती है। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इवेंट था, जहां पे हमने आगे भारत और कैरिकॉम कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके ऊपर में बातचीत की है। इस वजह से ये खबरों में आ गया। अब लेकिन एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। एग्जाम अगर कुछ पूछा गया डायरेक्टली आपसे कैरिकॉम के बारे में पूछ लिया जाएगा। कैरिकॉम का मतलब क्या है? कैरिबियन कम्युनिटी का यहाँ पे पूरा ग्रुप है। अब इसमें कैरिबियन कम्युनिटी कौन सी है, जरा इस वाले पर्टिकुलर मैप को देखिएगा। अभी मैंने आपको अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला मैप दिखाया था ना, तो इसी मैप को दोस्तों अगर आप डिटेल से देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे वेनेजुएला है, ठीक है, ये है कोलंबिया, ये है गुयाना, इसका नाम ध्यान रखना। गुयाना के साथ में वेनेजुएला हो गया, ब्राजील हो गया, सूरीनेम हो गया, ये सब कंट्रीज बॉर्डर को शेयर करती हैं। और यहीं पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा ये कंट्री सूरीनेम। और इसी के ऊपर आप देखोगे तो ये है यहाँ पर मैक्सिको, है ना, युकाटन पेनिनसुला दिख रहा होगा। फिर ये सब कंट्रीज है, और ऊपर जाओगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा। तो कह सकते हैं हम ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया सेंट्रल अमेरिका, और इसके ऊपर आपका नॉर्थ अमेरिका और फिर कनाडा वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसी बीच में जो ये हमारा सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन है, इसके बगल में आता है कैरिबियन सी, और इस कैरिबियन सी में ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज प्रेजेंट हैं। जैसे आप देख पाएंगे जमाइका है, हैती है, उसके अलावा ये सब कंट्रीज के नाम देखिएगा, सेंट लूसिया, बारबाडोस, ग्रेनेडा, ट्रिनिडेड, सेंट विंसेंट, मॉन्स्ट्रेट, सेंट किट्स नेविस या डोमिनिकन रिपब्लिक, है ना, द बहामास। ये सब कंट्रीज जो आप देख पा रहे हैं, ये सब कंट्रीज आज इसी कैरिकॉम ग्रुप का हिस्सा है, इसी कैरिकॉम ग्रुप के मेंबर्स हैं ये सभी देश, ठीक है। इस वजह से मैं इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं, इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। अब ये जैसे मैंने बताया, आपसे क्वेश्चन बन जाए कि सर बताइए कैरिकॉम हाल ही में न्यूज में था, ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? तो कैरिबियन देशों का ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया कैसे गया था? एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसका नाम था चगुआरामास। तो ऐसा एक ट्रीटी साइन किया गया, और उसी ट्रीटी के बेसिस पे यहाँ पर ये सब कंट्री साथ में आ गई। और इन सब का मेन पर्पस क्या था कि आपस में इकोनॉमिकली पार्टनरशिप करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करना, फॉरेन पॉलिसी को लेकर आपस में डिस्कशंस करना, ये सब मेन पर्पस था इस पर्टिकुलर ग्रुप का। क्या है ग्रुप का मेन पर्पस, समझ गए? अब आते हैं मेन मुद्दे पे। दोस्तों यहाँ पर इस ग्रुप के मेंबर्स के बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला सवाल, कैरिकॉम में कितने मेंबर्स है? टोटल 15 मेंबर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और ये 15 मेंबर्स कौन कौन से हैं? आपको जस्ट मैप में थोड़ी देर पहले दिखाया था, एंटीगुआ, बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, हेती, जमाइका, उसके अलावा मॉन्स्टरेट, सेंट किट्स, देन सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, उसके अलावा ग्रेनेडाइंस, सूरीनेम, ये सब कंट्रीज यहीं पे प्रेजेंट है, ठीक है। नीचे आपको गुयाना देखने को मिल जाता है, और ये बगल में आपको ये सूरीनेम भी देखने को मिल जाएगा, ये भी इसी कैरिकॉम का हिस्सा है। और कैरिकॉम का जो मेन सेक्रेटेरिएट, इनका हेडक्वार्टर है ना, वो इसी गुयाना में है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गुयाना आपका साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट एक देश नजर आएगा।
उसके अलावा ये तो वो हैं कंट्रीज जो इसके असल में मेंबर्स हैं, लेकिन आपको पता होगा कोई अगर बड़ा ग्रुप होता है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसके कुछ सदस्य होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी होती हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों इस कैरिकॉम में ऑब्जर्वर कंट्रीज भी प्रेजेंट हैं, और वो ऑब्जर्वर कंट्रीज के नाम यहां पर आप देख पाओगे। इंडिया यहां पे अभी कहीं भी स्टैंड नहीं करता, इंडिया इसका कोई मेंबर नहीं है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ये कैरिबियन नेशंस के आसपास वाले रीजन के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, और हर 6 महीने के अंदर इसकी चेयरमैनशिप बदलती रहती है, हर 6 महीने में कोई नया जो कंट्री है वो इसको हेड करेगा। सेक्रेटेरिएट बता ही चुका हूं कि गुयाना में इसका सेक्रेटेरिएट प्रेजेंट है। 2007 में कैरिकॉम ने अपना पूरा एक कोड भी बना लिया था जिसका नाम है कैरिबियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ये जो कोर्ट है दोस्तों एक फाइनल कोर्ट के तौर पर काम करता है। इन देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है, व्यापार को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उनको हैंडल करने का काम करता है यही पर्टिकुलर कोर्ट। ठीक, चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज पर आते हैं। यहां पे बात हो रही है एल्यूलोस के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आप इसको लिंक कर पाएंगे। क्या मैटर है सुनिएगा। रिसेंटली एक न्यूज पब्लिश होती है कि हाल ही में साउथ कोरिया जो है ये एक टॉप टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है फॉर द स्वीटनर एल्यूलोस। तो एल्यूलोस क्या है ये तो समझ में आ गया, एक स्वीटनर है। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, शुगर का, चीनी का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। अब वो चीनी आपको पता है गन्ने वगैरह से बनती है, लेकिन उस चीनी से बहुत से लोगों को डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज एक बड़ी प्रॉब्लम है भारत में, और अगर आप देखोगे तो इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल वगैरह भी बोल दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि इसी शुगर का एक ऑल्टरनेटिव निकाल रखा है मार्केट में, वो है स्वीटनर्स। इसमें आपके बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी प्रेजेंट है ना, जिसके बारे में हम बात करते हैं। उसी तरीके से एक स्वीटनर है एल्यूलोस। इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए ये अच्छा हो सकता है, और साउथ कोरिया में लगातार इसको टेस्ट किया जा रहा है। इस वजह से ये न्यूज में है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए हाल ही में जो एल्यूलोस नाम की जो चीज है वो चर्चा में थी, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का स्वीटनर है। इसको हम डी एल्यूलोस या फिर कह सकते हैं डी साइकोस के नाम से भी जानते हैं। ये ना नेचुरली पाया जाता है कुछ फूड्स के अंदर में, जैसे गेहूं हो गया, या फिर कह सकते हैं जो रेजिन किशमिश हो गई, या फिग्स हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, या मोलेसेस हो गया, इनके अंदर में नेचुरली इस तरीके का जो एल्यूलोस है वो पाया जाता है। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे कमर्शियली भी प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, किससे? बीट शुगर से। बीट शुगर यहाँ पर एक ऐसा फ्रूट है जिसके जड़ों में यहाँ पर ये कह सकते हैं इस प्रकार का मिठास पाया जाता है, उससे बनाया जाता है। फिर उसके अलावा जो कॉर्न हो गया, मक्के में भी यहाँ पर दोस्तों कह सकते हैं उससे भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है कुछ स्पेशल एंजाइम्स का इस्तेमाल करके। तो एल्यूलोस कैसे बनता है ये आपको पता चल गया। नेचुरली कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कुछ फूड्स में प्रेजेंट होता है, वो आपको पता चल गया। और आज हम इसको एज अ चीनी का सब्सटीट्यूट देखते हैं, क्योंकि जो चीनी है वो डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि ऑलरेडी उनको शुगर हुआ है, बार बार इंसुलिन स्पाइक होगा तो उससे परेशानियाँ होती हैं, कई सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। फिर अब क्या होता है कि इसी शुगर को टैकल करने, क्योंकि मिठास की जो लत है वो जाती नहीं है इतने आसानी से, इसके लिए यहाँ पे एज अ शुगर सब्सटीट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, आर्टिफिशियल स्वीटनर को। तो एज अ सब्सटीट्यूट मैंने आपको बता दिया है, चीनी की जगह ये यूज़ कर लिया जाएगा। तो इससे यहाँ पर एक इंसान शुगर या डायबिटीज़ ऐसी प्रॉब्लम से ठीक हो पाएगा। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या रिसर्चर्स हैं उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो हमारी चीनी होती है ना, नॉर्मल चीनी, इस चीनी में जितनी मिठास होती है, तो लगभग यहाँ पर इसका 70% मिठास इस वाले ऑल्टरनेटिव शुगर में यानी इस एल्यूलोस में भी नजर आता है। लेकिन आप अगर एल्यूलोस को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, अब सिंपल सी बात है भाई, हर चीज़ एक लिमिट में की जाती है तो उसके फायदे भरपूर मिलेंगे। अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर देंगे तो उसके नुकसान भी भरपूर मिलेंगे। तो लिमिट हर चीज़ की सेट है। जब बात करते हैं शुगर की, तो इसी एल्यूलोस को ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे तो इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। साइड इफेक्ट जैसे एक इंसान का जी मचला सकता है, नौसिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं आंतों से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेट फूल सकता है ना, डाइजेशन में इशू आ सकता है, उसके अलावा पेट में दर्द उठ सकता है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब आप इसको ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे। वैसे अगर आप देखोगे तो यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने इसको सेफ डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने बोला है कि जो एल्यूलोस है ये जनरली रिकग्नाइज किया गया है एज अ सेफ प्रोडक्ट, और ऑलरेडी कई सारे देशों में इसका अप्रूवल मिल चुका है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो सिंगापुर हो, या चाहे साउथ कोरिया ही क्यों ना हो। इवन साउथ कोरिया तो इसका आज एक बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड भी बना हुआ है। बस ये एक बेसिक सा डेटा है जिसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। अगली खबर में बात हो रही है ब्रांड के बारे में। अब ये टॉपिक ऐसा है जिसको मैंने द हिंदू में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत सारे हैं।
तो दोस्तों इसके बारे में पता होना चाहिए कि ब्रैन एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए हम ना नॉर्मली जब बात करते हैं मिलेट्स के बारे में, किसके बारे में? मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? मोटे अनाज। मोटे अनाज में जैसे कि यहाँ पे हो गया बाजरा या जोवर हो गया या रागी हो गया, ये सब मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं। तो रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश होती है और इस स्टडी का कहना यह है कि इन मिलेट्स पे जो ऊपर का छिलका लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं ब्रैन, इसको मत हटाया करो, क्योंकि इसको हटा दोगे तो उस मिलेट के आधे से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे जो चावल होता है, चावल के ऊपर में इस तरीके का छिलका लगा हुआ होता है ना, फिर उसके बाद मिलिंग करते हैं, चावल अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो ऊपर का छिलका है ना, इसी को बोला जाता है ब्रैन। लेकिन स्टडी ने हाईलाइट किया है कि मिलेट्स, देखिए अब गेहूं चावल आपके मिलेट नहीं है, आपको पता है मिलेट क्या है, मोटे अनाज हैं, बाजरा जोवर रागी, इन सब चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो इस पे जो छिलका होता है इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बोला जाता है कि इस मिलेट, इस ब्रैन को, ऊपर के छिलके को खाया जा सकता है, ये एडिबल होता है। बस खाली क्या कर रहा है, हमारे अंदर जो मेन चीज प्रेजेंट है उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस छिलके को उतार के फेंक देते हैं या दूसरे उपयोग में ले लेते हैं, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अगर कंजम्पशन नहीं करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेट्स के मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसी छिलके में, इसी ब्रैन के अंदर में बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट हैं और भी कई सारे प्रकार के ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। और बोला यह भी जाता है अगर आप मिलेट्स के ऊपर से ये छिलका निकाल देंगे, ब्रैन को रिमूव कर देंगे, तो इससे क्या होगा, जो प्रोटीन है उसमें वो कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रोटीन इसी छिलके में अवेलेबल है। या फिर डाइटरी फाइबर हो गया, इसका मिनरल हो गया, फैट हो गया, फाइटेट कंटेंट हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें इसके ऊपर के इस प्रोटेक्टिव लेयर में प्रेजेंट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करके इसमें से ज़्यादातर न्यूट्रिशन को हटा देते हैं। तो इस वजह से एक स्टडी ने यह बोला है कि मिलेट्स को छिलके के साथ कंज्यूम करोगे तो ज़्यादा फायदे मिलेंगे। अब मिलेट्स क्या होता है मैं आपको बता ही चुका हूं, जितने भी हमारे मोटे अनाज होते हैं उसके बारे में यह बताया गया है। और मिलेट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। दाल बोल रहा हूं, चावल गेहूं के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो मिलेट्स के ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मिलेट्स में आपको कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इस बात को क्लियर कर लेना, याद रखना। और यह भी है कि हाँ, मिलेट्स कई सारे प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं। अब हेल्थ बेनिफिट्स में जैसे कैंसर से बचा सकते हैं, या कई सारे और भी बैक्टीरियल कैसे इन्फेक्शंस होते हैं उससे बचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें भी आपकी मदद करेगा। ठीक, चलिए अगली खबर पर आते हैं। यहां पे बात हो रही है एयरशिप्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल भी देखा होगा, थंबनेल में हमने मेंशन किया है द फ्लाइंग टाइटैनिक, है ना। तो द फ्लाइंग टाइटैनिक क्यों मेंशन किया है? हम बात करने वाले एयरशिप की। तो आप खबरें देख रहे होंगे, वैसे मैं बहुत पहले से सुनता हुआ नजर आ रहा हूं कि एयरशिप वापस से आने वाले हैं। एक घटना हुई थी बहुत बड़ी, अब वो ईयर याद नहीं है, लेकिन उस ईयर में क्या होता है, इसी तरीके का जो एयरशिप आपको दिख रहा है, ये ना एक प्रकार का बलून है। जैसे हमारे हॉट एयर बलून होता है ना, हवा भर दो उड़ते हैं, तो हवा से भी हल्के हैं ये, बस खाली इनमें गैस भरी हुई है और नीचे इसके एक गोंडोला लगा हुआ है जिसमें लोग बैठ जाते हैं, आगे चला भी सकते हैं, ठीक है। और इसको यहां पर उड़ाया जा सकता है। तो कहोगे उड़ाएंगे तो फायदा क्या? वैसा है चाहे प्लेन ही ना ले लें, लेकिन प्लेन में या दूसरे चीजों में फ्यूल लगता है और वो फ्यूल जलेगा तो पॉल्यूशन पैदा करेगा। यहां पर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन का यूज किया जाता था पहले। अब हाइड्रोजन का गैस का इस्तेमाल जब करते थे, उसी की वजह से तो दिक्कत हो गई थी। जो यहां पर आपको हिंडनबर्ग के बारे में पता होगा, एक हिंडनबर्ग, ये जो रिपोर्ट आती है इसके बारे में नहीं बात कर रहा मैं, एक हिंडनबर्ग इस तरीके का एयरशिप था, कई लोग इसमें प्रेजेंट थे। हवा में ही दोस्तों यहां पर इसमें आग लग गई चिंगारी की वजह से, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भरा जाता था। और हाइड्रोजन आपको पता है कंबस्टेबल है, आग पकड़ लेगा। तो हाइड्रोजन भरते थे, हाइड्रोजन आग पकड़ ली और एक बड़ा धमाका हुआ। और जो ये पूरा विस्फोट हुआ था दोस्तों, इस विस्फोट में कई लोगों की जान गई थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 35 से 36 लोगों की जान गई थी। ये कुछ उस समय के फोटोज वगैरह आपको देखने को मिले। चिंगारी लगते ही हाइड्रोजन ने आग पकड़ ली, क्योंकि इसके अंदर में हाइड्रोजन भरा हुआ था। तो हाल ही में कुछ कंपनीज इसके अंदर में कुछ नए सुधार करके वापस से लाना चाह रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मेन टारगेट है क्लाइमेट चेंज से लड़ना, पोल्यूशन को रोकना। तो उसमें यहाँ पे ये जो एयरशिप्स है वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वर्टिकली सीधा सीधा ऊपर उड़ सकते हैं, है ना। यहाँ से आप शुरू करोगे तो सीधा सीधा ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है बहुत जगह चाहिए, इसको पहले आगे रन करना पड़ेगा फिर उड़ना पड़ेगा, नहीं। इसमें हवा भरेगी, एकदम ऊपर यहाँ पे उड़ जाएगा दोस्तों, जैसे हमारे हॉट एयर बलून्स होते हैं, समझ रहे हैं। बाकी एक चीज़ और देखने को मिल जाती है,
जब हम लोग बात करते हैं इस प्रकार के एयरशिप की, तो इसमें आपका नॉन रिजिड, सेमी रिजिड और रिजिड वाले एयरशिप्स भी आते हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं। उसको इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो आपको एयरशिप दिखाई पड़ रहा है, ध्यान रखिएगा, इसमें हीलियम होता है और हाइड्रोजन भी भरा जा सकता है। पहले हम लोग हाइड्रोजन भरते थे, लेकिन क्या हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ, नहीं हुआ, एक बड़ा हादसा दुनिया को देखने को मिला, क्योंकि हाइड्रोजन आग पकड़ लेता है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये वाला फोटो देखिए। इस फोटो में आपको पता चल जाएगा कि इसी एयरशिप में सबसे पहले आगे होता है कॉकपिट, जहाँ पे इंसान इसको कंट्रोल करेगा। ये गोंडोला जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, आगे आपको दिखाई पड़ेगा। बाकी इसका इंजन, प्रोपेलर और ये जो पूरा का पूरा ऊपर एनवेलप दिख रहा है, इसमें गैस भर दी जाती है, उसी के माध्यम से ये उड़ रहा होता है। ठीक है। तो अभी कोशिश ये की जा रही है कि हाइड्रोजन की जगह हीलियम भर दिया जाए इसके अंदर में। क्यों? क्योंकि अभी जो मॉडर्न वाले एयरशिप्स है वो हीलियम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हीलियम नॉन कंबस्टिबल है, ऐसे आग नहीं पकड़ेगा। तो ऐसे कुछ यहां पर इंप्रूवमेंट्स करके इसको वापस से लेकर आया जा सकता है, जो मदद करेगा पॉल्यूशन को काउंटर करने में। नाउ सवाल यहां पर यह है कि आज आपको बहुत ही ज्यादा लिमिटेड दिखाई पड़ते हैं, ऐसे इस्तेमाल इनका आज होता नहीं है। ठीक है। क्योंकि जितने भी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं वही थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं, बाकी इसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया एरोप्लेन्स के कंपैरिजन में इनसे प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा कम होता है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का फॉसिल फ्यूल नहीं जला रहे। तो ये बात हो गई दोस्तों हमारे इस एयरशिप के बारे में। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है ना। अब आते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। ये दोस्तों यहाँ पे आपको सारे के सारे सवाल देखने को मिलेंगे, जो भी हमने डिस्कशन किया है उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन तैयार करें। अपना आंसर देना और स्कोर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जहां पे बोला जा रहा है ब्लैक फुटेड फेरेट के बारे में। तो ब्लैक फुटेड फेरेट के बारे में 2 स्टेटमेंट से बताना है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक नॉक्टर्नल स्पीशी है जो स्पेशली रात में एक्टिव रहती है और नॉर्थ अमेरिका का एक नेटिव स्पीशी है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो ब्लैक फुट फेरेट है इसको IUCN के अंदर में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बात करता है कि एग्रोवोल्टेक फार्मिंग के रेफरेंस में आपके पास में 2 स्टेटमेंट से बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक तरीके का ऐसा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जहां पे हम ऊपर सोलर पैनल लगाते हैं, उसके नीचे फसल उगा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एग्रोवोल्टेक फार्मिंग अगर आप करते हैं तो इससे जो लैंड यूज एफिशिएंसी है, लैंड की क्षमता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोलर पैनल भी इसी जगह पर हम यूज कर रहे होते हैं। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे बात करता है एयरशिप्स के बारे में। इसको लेकर फिर से 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, एयरशिप वर्टिकली एकदम से ऊपर उठ सकते हैं, है ना, और इसमें कुछ गैसेस का इस्तेमाल होता है, और वो गैसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा हल्की होती हैं, है ना, हमारी सराउंडिंग एयर से, वो बताया गया। दूसरा, ये जो एयरशिप्स हैं इनमें हीलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नॉन कंबस्टिबल होता है, जो आग नहीं पकड़ेगा। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न बात करता है ब्रायन के बारे में। अभी जस्ट डिस्कशन किया है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रायन के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है। पहला, ब्रायन एक एडेबल ब्रोकन सीड कोट होता है, ऊपर की कवरिंग होती है जो हमारे ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अगर हम अपने मिलेट्स में से इसको रिमूव कर देते हैं, ब्रायन को हटा देते हैं, तो इससे इसके अंदर में प्रोटीन बढ़ जाता है और फाइबर भी बढ़ जाता है। तो बताइए यहाँ पर कितना सच्चे हैं ये दोनों स्टेटमेंट। ऑप्शन ए 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है, या फिर D दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कैरिकॉम के बारे में, दैट इज कैरिबियन कम्युनिटी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। कैरिबियन कम्युनिटी को लेकर आपके सामने फिर से 3 स्टेटमेंट है, बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है। हाउ मैनी पूछा गया है, कौन सा सही है ये नहीं बताना, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है इसको बनाया गया था एक ट्रीटी के माध्यम से, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ चगवरामास। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस कम्युनिटी का मेन पर्पस क्या है कि जितने भी ये नेशंस इस ग्रुप में आते हैं उन सबके बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करना, आपस में कॉपरेशन को प्रमोट करना। और इंडिया, क्या भारत इसका आज के समय पर एक ऑब्जर्वर मेंबर कंट्री है। बताइए तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, सॉरी कितने स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, B केवल 2, C तीनों सही है, या फिर D तीनों के तीनों गलत हैं। तो दोस्तों ये हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। अब चलिए मैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने आंसर नहीं दिए हैं तो वीडियो पॉज करो, वापस जाओ पीछे,
एक एक करके क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर दो। जो भी आपका स्कोर है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि दोस्तों अगर आप पार्टिसिपेट करोगे मन करेगा क्वेश्चन लगाने का बार बार, है ना, और मुझे लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, वाकई में देख रहे हैं, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा, मेमोरी पावर इंप्रूव होगी। चाहो तो आप करके देख लो एक बार। चलिए अब आते हैं इनके आंसर्स को कवर करते हैं। सबसे पहले ब्लैक फुट फेरेट को लेकर जो ये सवाल दिया गया था, क्या ये नॉक्टर्नल स्पीशी है जो नेटिव अमेरिका में पाई जाती है? जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है क्या इसको एज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पे हम कैटेगराइज करते हैं IUCN के अंदर में? ये गलत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ब्लैक फुट फेरेट कोई क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशी नहीं है, इसको केवल एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्रीवोल्टेक फार्मिंग को लेकर कि भाई ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर ऊपर सोलर पैनल लगा देते हैं और उसके नीचे यहां पे हम जमीन पर फसल उगा सकते हैं। हाँ, पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि यही जो फार्मिंग है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो लैंड यूज एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, मतलब क्षमता कम हो जाती है काम करने की। क्यों? क्योंकि सोलर पैनल का जो यूज होता है फार्म के अंदर में वो भी बढ़ जाता है, उसका बर्डन बढ़ जाता है। ऐसा है क्या? नहीं, इससे एफिशिएंसी कम नहीं होती, इससे बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बट पहला सही है। 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया था एयरशिप्स के बारे में कि बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये वर्टिकल लिफ्ट व्हीकल्स है, जी सही बात है, मैंने आपको बताया डायरेक्ट गैस भरेगी और सीधा ये ऊपर उड़ जाएगा, इसको रनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हीलियम का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि नॉन कंबस्टेबल है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया ब्रांड के बारे में कि बताइए 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है। हाँ बिल्कुल, ये ऊपर का एडिबल कोट होता है जो हमारे ग्रेन को अंदर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिलेट्स में से अगर हम ब्रांड को हटा देंगे तो इससे उसमें प्रोटीन बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं, घट जाता है, इस वजह से सेकंड वाला गलत है, बट पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर कैरिकॉम के बारे में आपसे पूछा गया था कि बताइए 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, क्या इसको इस ट्रीटी के माध्यम से बनाया गया? जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, क्या ये आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है? ये भी सही बात है। तीसरा, क्या भारत इसका ऑब्जर्वर मेंबर कंट्री है? ये गलत है, भारत इसका कोई सा भी ना ऑब्जर्वर कंट्री है ना मेंबर कंट्री है। दैट इज वाई केवल 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर B 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको इस लेक्चर से मिली होगी। ठीक है, बाकी मेक श्योर करें वीडियो पे लाइक का बटन उसको प्रेस करें। 2000 लाइक्स का टारगेट है, उसको आप पहुंचा सकते हैं। बाकी करंट अफेयर के सेशन ऐसे ही चलते रहेंगे। एंजॉय कीजिए, प्रिपरेशन सही तरीके से करते रहिए, सही मार्ग में चलते रहिए। और आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।